गाइस, आपने सुल्तान मूवी तो ज़रूर देखी होगी। आपने वो उनकी ट्रेनिंग देखी, आपने सलमान खान की सारी मेहनत देखी। बट मैं जहाँ आज खड़ा हुआ हूँ, इसका चंगी राम अखाड़ा, ये दिल्ली के नॉर्थ कैंपस एरिया में आता है। एंड जगदीश कालीराम जी, ये वही हैं जिन्होंने सलमान खान को सुल्तान मूवी के लिए रेसलिंग सिखाई। हम तो उनसे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आई वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स और हाउ सुल्तान्स आर मेड, सुल्तान बनते कैसे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इनका लाइफस्टाइल, ये कैसे कुश्ती करते हैं, इनकी फिजिक्स, इनकी डाइट, एक एक चीज़, इनका खान पान। लेकिन मैं सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट नोटिस राइट नाउ, आई कैन नोटिस इज, अगर आप देखो, जूस, मौसमी का जूस। सो ये मौसमी का जूस आपको सीधा अखाड़े के बाहर आके मिलता है। तो गाइस, मौसमी इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज लाइक। तो यू एग्जैक्टली नो व्हाट मौसमी कैन डू। बट गाइस, वी गोना बी स्पेंडिंग द होल डे हेयर। आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं जगदीश जी से पूछना चाहता हूँ कि रेसलिंग का क्या स्कोप है इंडिया में, वो कैसे लड़के तैयार कर रहे हैं, उनकी डाइट क्या होती है, रेसलिंग और एस्थेटिक्स में क्या फ़र्क है। इट्स गोना बी अ फन फिल्ड डे। सो आर यू रेडी? लेट्स गो गाइस। जो आपको सबसे पहली चीज़ नोटिस करने को मिलेगी किसी भी अखाड़े में या देसी जिम में, इज़ अ टेम्पल, मंदिर। और मैं यहाँ पे उसी अखाड़े में, चंकीराम जी के अखाड़े में, मंदिर से अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। हनुमान जी की पूजा, ऑब्वियसली हर पहलवान, हर बॉडी बिल्डर हनुमान जी को मानता है, तो हम भी हनुमान जी के यहाँ माथा टेकने आ गए। सो आप भी टेकेंगे मेरे साथ? आइए। मंदिर के बाद गाइस, इट्स द जिम। इनका एक छोटा सा जिम भी है जहाँ पे ऑब्वियसली दे गेट ट्रेन्ड, इनकी वेट ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। आई एम जस्ट गोना गिव यू अ लिटिल ग्लिम्प्स ऑफ इट, जस्ट हैव अ लुक।
पीछे। चल चल, शाबाश शाबाश, कंट्रोल कर कंट्रोल कर, शाबाश, करके अच्छा डिफेंस किया, शाबाश। चले चले, पीछे जाना, पीछे, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है, शाबाश रौनक, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं चंगीराम जी के अखाड़े में हूँ। बहुत ही पुराना अखाड़ा है और ये सब जो भी लड़के यहाँ पे आते हैं, दे फ्रॉम अ वेरी एवरेज फैमिली, लो फैमिली से भी होते हैं कई। और यहाँ पे आने के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, कुछ नहीं होती। और जिनसे मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ, जगदीश जी, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था। ही इज़ द सेम पर्सन जिन्होंने सलमान खान जी को भी सुल्तान के लिए ट्रेन करा था। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके फादर के बारे में जानेंगे, सिर्फ रेसलिंग के बारे में जानेंगे। एंड आपको भी पता लगेगा कि रेसलिंग जो दिखता है टीवी में सुल्तान और जो एक्चुअल में सुल्तान होते हैं, उनमें कितना फ़र्क है। सो जगदीश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सो जगदीश जी, मुझे ये बताओ, ये कितना पुराना अखाड़ा है यहाँ पे? मैं देखता हूँ लोगों की बच्चों की ट्रेनिंग देख रहा हूँ, इतना उनका एफर्ट डालते हैं, मतलब देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। तो कब से कितना सर, मेरे को पता है चंगीराम जी के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, बच्चे हमारे ऑडियंस अबाउट 18 to 20 ईयर्स, 18 साल के 20 साल के बच्चे, उन्हें शायद इनका नहीं पता होगा। आप उनको चंगीराम जी के बारे में बताइए, आप उनको अपने बारे में बताइए, आप उनको रेसलिंग इन जनरल स्पोर्ट के बारे में बताइए, तो अच्छा आई ओपनर होगा उनके लिए। देखिए, चंगीराम जी थे, वो खुद बहुत अच्छे रेसलर थे और उन्होंने 1970 एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और उन्होंने इस चंगीराम व्यायामशाला की, चंगीराम अखाड़ा की स्थापना करी 1975 में। तो तब से आज तक लगातार अखाड़ा चल रहा है, आज 41 साल होने जा रहे हैं। तो इस व्यायामशाला के अंदर अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हुए हैं जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं। तो जो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, मेरे फादर के लिए, वो ये था कि जब वुमेन्स रेसलिंग की शुरुआत हुई 1997 में, जब हिंदुस्तान में शुरुआत हुई वुमेन रेसलिंग की, तो कुश्ती जो है एक पुरुष प्रधान खेल है। तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया हिंदुस्तान में, पहलवानी समाज ने भी किया और लोगों ने भी किया कि भाई महिलाएं कैसे जो है अखाड़े में जाएंगी, पहलवान बन सकती हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरी सिस्टर जो है सोनिका कालीरमन को अखाड़े में उतारा और उन्होंने एक उदाहरण रखा कि भाई मास्टर चंगीराम अपनी बेटी को अखाड़े में उतार रहे हैं और महिलाओं को अखाड़े में आना चाहिए। और उस दिन से फिर एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे मेरे पिताजी ने महिला कुश्ती को बढ़ावा दिया। जो मिट्टी के दंगल थे, मैट के दंगल थे, जहाँ कुश्तियाँ होती, टूर्नामेंट्स थे, उनमें महिलाओं की कुश्ती नहीं होती थी। तो मेरे पिताजी स्पेशली रिक्वेस्ट करते थे ऑर्गेनाइजर से कि भाई महिलाओं की कुश्ती भी आप कराएं, पुरुष और महिला एक हैं और इक्वल उनको जो है पैरिटी पे रखना चाहिए, और जैसे आप पुरुषों की कुश्ती कराते हैं ऐसे महिलाओं की भी कराएं। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और महिला कुश्ती को बढ़ावा मिलने लगा। मेरी जो सिस्टर थी वो पहली महिला भारत केसरी थी, और जब लोगों को लगा कि भाई मास्टर चंगीराम की बेटियां कुश्ती कर सकती हैं, तो उसके बाद से एक शुरुआत हुई। तो मेरे पिताजी ने जो उनके शिष्य थे उनको बोला कि भाई आप अपनी बेटियों को रेसलिंग में डालो। तो उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं जगरूप सिंह राठी, वो खुद कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने अपनी बेटी नेहा राठी को रेसलिंग में उतारा और उन्होंने भी अर्जुन अवार्ड जीता, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता। फिर आपने बबीता फोगट और गीता फोगट का नाम सुना ही होगा, विनेश फोगट का नाम आपने सुना ही होगा। उनके ऊपर फिल्म बन रही है दंगल, एक बायोपिक बन रही है, आमिर खान की बायोपिक बन रही है। तो जो उनके पिताजी हैं महावीर फोगट जी, वो मेरे पिताजी के शिष्य थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने महावीर फोगट जी को बोला कि भाई आप अपनी बेटियों को रेसलिंग कराओ। वो क्योंकि भिवानी में थे और ग्रामीण अंचल में थे, वहाँ पे उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। तो जो पिताजी ने एक शुरुआत करी महिला कुश्ती की, मेरी सिस्टर को डाल के रेसलिंग में घर से शुरुआत करनी पड़ी, तो उससे पूरे इंडिया में मैसेज गया और धीरे धीरे लोगों ने महिला रेसलिंग को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और जैसे जैसे हमारी महिला पहलवान मेडल लाती गई, वैसे वैसे लोगों के अंदर और ज़्यादा प्रेरणा बनी और ज़्यादा लोग उसकी तरफ खिंचाव बढ़ा कि भाई महिलाएं भी
अखाड़े में जाकर पुरुषों से अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। और आज जो साक्षी मलिक ने मेडल जीता है, 125 करोड़ भारतीयों के दिल भी जीते और उनको गौरव भी हासिल हुआ कि भाई एक महिला भी मेडल जीत सकती है कुश्ती के अखाड़े में, ऐसा नहीं खाली पुरुष ही जीतेंगे। तो मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि पीवी सिंधु और साक्षी मलिक 2 महिलाओं ने मेडल जीते, पुरुष नहीं जीत पाए। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के खेल के लिए बेटर है कि जो आज का यूथ है वो कम से कम इंस्पायर हो कि भाई महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं है। अगर ओलंपिक मेडल की बात आती है, ओलंपिक पोडियम की बात आती है, तो महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी इस तरीके से चलती रही और अभी भी अखाड़े के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे सहदेव सिंह बालियान हैं जो भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे कोच हैं, और पुरुषों और महिलाओं को दोनों को हम प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, क्योंकि महिलाओं को अभी भी उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और उतनी तवज्जो नहीं मिलती हिंदुस्तान में जितनी मिलनी चाहिए। एक बात बताओ मुझे जगदीश जी, अगर कोई आपसे, जैसे कोई मेरे व्यूअर हो, कोई भी ये वीडियो देख के अगर कोई आपके अखाड़े में आना चाहता है और रेसलिंग सीखना चाहता है, तो वो ओपन है इसके लिए, मतलब कोई भी आगे सीख बिल्कुल जी। देखिए, मैं आपको एक बदलाव दिखाता हूँ कि समाज में बदलाव कैसे आता है। समाज में बदलाव आता है जब हमारे खिलाड़ी अच्छा करें। जैसे क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर एक ब्रांड थे, तो खेल चलता है स्टार से। तो ऐसे ही रेसलिंग के अंदर हमारे पहले स्टार बने सुशील कुमार, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में पहले ब्रॉन्ज जीता, फिर उन्होंने सिल्वर जीता, आज भी हमारे स्टार हैं। तो क्या रहता है कि जब आपके खेल में, जो आपका खेल है उसमें अगर आपका स्टार खिलाड़ी है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उससे ना इंस्पायर होते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज साक्षी मलिक को देखकर अखाड़ों के अंदर महिलाएं ज़्यादा आने लगी हैं। आज आपने जो ट्रेनिंग देखी होगी, जो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जो महिलाएं यहाँ पे हैं वो उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है रेसलिंग का, वो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं लड़कियां, वो आके रेसलिंग शुरू कर रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं जिनका पीछे बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का नहीं है, वो आके आज रेसलिंग करना चाह रही हैं ड्यूटी ऑफ साक्षी मलिक। और दूसरा रीज़न था सुल्तान फिल्म का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। जिस तरीके से अनुष्का शर्मा जी ने पहलवानों को उठा के पटका है और रियल पहलवानों को, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो महिला पहलवान थी, उनको सबको उठा के पटका, तो एक महिलाओं में एक ना प्रेरणा जाती है, इंस्पिरेशन मिलती है। उनको लगता है कि जब अनुष्का कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। पटकना आपने सिखाया था उन्हें, राइट? कैसे पटका जाता? तो गाइस मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही सलमान जी को और अनुष्का जी को सिखाई थी रेसलिंग। तो मुझे बताओ आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जगदीश भाई? यहीं पे सिखाया आपने, कहाँ, या मुंबई गए थे आप? नहीं, उसका क्योंकि पूरा सेट जो था उसका मुंबई में लगा था, फिल्म सिटी के अंदर लगा हुआ था। तो वो बड़ा मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म थी वो, और रेसलिंग सिखाना किसी एक्टर को बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक्टर के साथ जब हम उसको रेसलिंग सिखाते हैं तो सबसे बड़ी जो मतलब मेरे लिए चैलेंज रहता है कि एक्टर को चोट ना लगे, क्योंकि अगर चोट लग गई तो फिल्म रुक जाएगी। तो मेरे पास टाइम कम था और मुझे अनुष्का मैडम को मुझे रेसलिंग सिखानी थी। तो शुरू में उनका थोड़ा सा उनको ये था कि भाई मैं पता नहीं सीख पाऊँगी या नहीं सीख पाऊँगी। उन्होंने मतलब उनका कॉन्फिडेंस मैं आपको बताता हूँ। अनुष्का जी ने मेरे को बोला कि जगदीश जी मुझे रेसलिंग करनी है और मैं रेसलिंग सीखूंगी और आप मुझे रेसलिंग सिखाओ, पर मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा अनुष्का जी आप डरो मत, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस से आपका डर निकल जाएगा कि आपको चोट जब लगती है जब आपको जानकारी ना हो या आपने प्रैक्टिस ना करी हो। अगर आप रिहर्सल और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा एक मन में, क्योंकि रेसलिंग ना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। आपको फाइनली जो उसका वो निकलता है, कंक्लूजन वो निकलता है कि आपने उठा के पटक देना है। आप चाहे ओलंपिक में लड़ रहे हो, चाहे फिल्म में लड़ रहे हो। तो अनुष्का जी ने बहुत अच्छी उसमें धोबी भी लगाई है, बहुत अच्छी ढाक भी लगाई है और बहुत अच्छी वो वहाँ पे जो है खेमे पोजीशन भी करती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स करी हैं अनुष्का जी ने, आप देखेंगे फिल्म के अंदर। मैंने आपको भी देखा फिल्म में, अब आपका भी कोई 2-3 शॉट्स थे फिल्म में, है ना आपके? हाँ जी, मेरे को मतलब फिल्म के अंदर भी मैं सलमान सर का कोच हूँ और फिल्म के बाहर भी मैं सलमान सर का कोच हूँ। आज भी वो कर रहे हैं रेसलिंग, और वो मतलब अब तो छोड़ सा। देखिए अभी सुल्तान का पार्ट 2 बनने जा रहा है, ऐसा मुझे मतलब सुनने को मिला है। न्यूज़ गाइस। और अगर सुल्तान का पार्ट 2 बनता है तो मुझे लगता है कि होपफुली रेसलिंग उसमें रहेगी और सलमान सर उसके अंदर और बेटर रेसलिंग को दिखाएंगे। यशराज ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए मैं यशराज प्रोडक्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेसलिंग जैसे गाँव के खेल के ऊपर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग रोल है, और एक्टर से रेसलिंग का काम कराना और ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं सलमान सर को मतलब उनकी मैं बड़ाई करना चाहता हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्होंने 3 तरह की रेसलिंग करी फिल्म के अंदर। आप कहेंगे जी 3 तरह की कैसे करी? मिट्टी की रेसलिंग जो हमारी ट्रेडिशनल रेसलिंग है, जो रामायण और महाभारत से चल रही है, उसके रेसलर्स अलग थे, उसका रेसलिंग करने का तरीका अलग है।
और जब मिट्टी आपके नाक मुंह में जाती है ना तो आदमी सब भूल जाता है। तो ये सलमान सर की हिम्मत थी कि उन्होंने मिट्टी की रेसलिंग भी करी और उसमें कोई भी स्टंटमैन नहीं है, सब ओरिजिनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स हैं। फिर उन्होंने मैट की रेसलिंग करी जो ओलंपिक रेसलिंग होती है। फिल्म के अंदर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है, एशियन गेम्स जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ओलंपिक जीता है। अच्छा, ये सारे असली रेसलर्स थे? ये सारे असली रेसलर्स थे, चाहे इंडिया के थे या फॉरेनर्स थे। तो ये और ज़्यादा मतलब एक आपको ना एक अपर लेवल पे खड़ा करता है कि सलमान सर के अंदर ना जो एक कॉन्फिडेंस है वो ऐसा है कि मतलब आप मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और देख के मूवी जिसने भी देखी, मेरे ख्याल से सबने देखी, तो जो एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि वो रेसलर नहीं है। एक मिनट भी ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है वो कितने सालों से रेसलिंग करते आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो उनकी फिजिक है, मतलब ही इज़ मोर ऑफ एन एस्थेटिक है, मतलब उनके एस्थेटिक्स में ज़्यादा फोकस रहता है, और इसके लिए उन्होंने कुछ अपनी बॉडी पे भी मेहनत करी थी। जब आपके पास वो आए, वो एक ऑलरेडी इसी शेप में थे या आपने उनको इस शेप में करा फिजिकली? देखिए सलमान सर ने जो ये हमारी सुल्तान थी इसके लिए बहुत कोशिश करी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वो टेक्निक्स करके दिखाएं और फिज़िकली भी वो बहुत अच्छे देख पाएँ। पर वहाँ पे चैलेंज ये था क्योंकि अभी उनकी एज हो गई है, एज होने के बाद भी वो रेगुलर, मैं उनको फिल्म के सेट पे देखता था, वो रोज़ 2.5 से 3 घंटा जिम की एक्सरसाइज करते थे। उसके अलावा फिर हमारी जो रेसलिंग की जो ट्रेनिंग थी, रिहर्सल वो करते थे। तो रोज़ वो 4 से 5 घंटा मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें रेसलिंग भी हो गई और जिम भी हो गया। तो मतलब हो गई इसमें से तो 5 घंटे की रेसलिंग और अनुष्का के साथ रोमांस नहीं, मतलब एज नहीं हुई, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एज एज ऑफ 51 में मतलब इतना वर्कआउट करना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। और फिर आप मतलब एक्टर हैं और एक्टर को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि कहीं उनको कोई इंजरी ना हो जाए। उस एज में तो खास करके कुछ बिल्कुल, और उनको ऑलरेडी बहुत सारी इंजरीज हैं, उनके रिस्ट में फ्रैक्चर हो चुका है, उनके एंकल में फ्रैक्चर हो चुका है। फिर भी मतलब उनकी हिम्मत थी कि वो जितने मूव्स थे वो पहले देखते थे, मैं वीडियो बना के सर को दिखाता था, और जो हमारे डायरेक्टर थे अली अब्बास जफ़र, वो बोलते थे कि भाई आप कोरियोग्राफी बना के लेके आओ। मैं 2 रेसलर्स पे कोरियोग्राफी करके दिखाता था, जो हमारे डायरेक्टर थे उसको अप्रूव करते थे, फिर सलमान सर उसको देखते थे, फिर सलमान सर उसको अप्लाई करते थे। तो मतलब ये बहुत लंबा प्रोसीजर था और रिहर्सल्स बहुत सारी करनी पड़ती थी कि जो वो मूव्स कर रहे हैं, मान लीजिए धोबी लगानी है तो लगे ऐसा कि धोबी लगी, दूसरा पहलवान जैसे कपड़ा आता है ना हवा में, ऐसे आके धम से लगे। जैसे धोबी दाव का मतलब ये है कि आपने कपड़े को पकड़ा और ऐसे उठा के पटका, तो जब धोबी लगती है तो पहलवान भी हवा में आता है और धम से आके ऐसे गिरता है। तो वो लोगों के लिए धोबी पछाड़, हाँ, इसलिए उसको धोबी बोलते हैं कि आपने जब कपड़ा जब धोबी धो रहा होता है तो ऐसे करके ऐसे धोता है, ऐसे मतलब आदमी को धोना है, आपने आदमी को पकड़ा और धोबी लगाई तो आदमी आके ऐसे गिरता है, आवाज आती जोर से टन करके, चारों खाने चित्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो वो जैसे ढाक थी, तो ढाक उनके जो ढाक किसे कहता था? ढाक बेसिकली एक हाथ से आप दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये दूसरा हाथ गर्दन पे होता है और इसके अंदर आप ट्विस्ट करके मारते हैं। तो अनुष्का जी ने बहुत अच्छी अप्लाई करी है, सलमान सर ने अप्लाई करी है। फिनिशिंग मूव था उनका, उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम कहते हैं। उसको हम देखिए हिंदुस्तान में हम उसको पुट्ठी बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ से पकड़ लेते हैं दूसरे रेसलर की, मैंने जैसे आपकी यहाँ से कमर पकड़ ली है, कुछ कमर पकड़ ली नहीं तो वीडियोस आने बंद हो जाएंगे, और यहाँ से मैं लिफ्ट करके मारता हूँ तो आपका जो कॉन्टैक्ट है जमीन से निकल जाता है, आप एयर में होते हैं और गर्दन पे लैंड करते हैं। इसको हम ग्रैंड एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये बहुत ही डेंजरस टेक्निक है। इसके अंदर जब आप गर्दन पे लैंड करते हैं मैट के ऊपर, अगर प्रोफेशनल रेसलर नहीं होगा, कोई आम आदमी करेगा तो यहाँ से गर्दन टूटने का खतरा रहता है। सो गाइस वी चेंज्ड आवर लोकेशन, अपनी लोकेशन चेंज कर ली। तो हम सुप्लेक्स की बात कर रहे थे, जो लास्ट सलमान जी का मूव था, वो क्या? वो सुप्लेक्स था। हाँ। वो जब आप देखते हैं जब फिल्म शुरू होती है और एक हेलीकॉप्टर शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट आ रहा है जिसके अंदर मिट्टी का अखाड़ा है और सलमान सर आते हैं, ऐसे सलामी लेते हैं अखाड़े की और अंदर घुसते हैं, और फिर जो टेक्निक लगाते हैं जिसमें वो दूसरे रेसलर को पीछे कमर से पकड़ते हैं और उठा के पटक देते हैं, उसको हम हिंदुस्तान में बोलते हैं पुट्ठी, और वैसे सुप्लेक्स भी बोलते हैं और ग्रैंड एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दूसरे रेसलर का कॉन्टैक्ट जो जमीन से खत्म हो जाता है और वो गर्दन के बल जाके गिरता है, चारों खाने चित, और कुश्ती खत्म हो जाती है। और वो जो वो जिस इम्पैक्ट से लगता है और फिर चारों तरफ धूल उड़ती है, तो वो युवाओं के अंदर और स्पेक्टेटर्स के अंदर ना एक तरीके से सिरन पैदा करता है। उनको लगता है कि वाकई में कुछ टेक्निक हुई है। तो ये जो टेक्निक्स आपने देखी हैं सुल्तान के अंदर, ये बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक्स थी जो कि प्रोफेशनल रेसलर ही लगा सकते हैं। ये उनकी मेहनत थी सलमान सर की और अनुष्का शर्मा जी की, कि उन्होंने रिहर्सल्स करी, प्रैक्टिस करी, वीडियोस देखते थे वो कि भाई किस तरीके से हम इंटरनेशनल रेसलर जो टेक्निक्स लगाते हैं वो कैसे हम लगाएंगे। तो बड़ी इसमें मेहनत करी गई, और जो अली अब्बास जफ़र हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत मेहनत करी कोरियोग्राफी के ऊपर कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम लगवाएं एक्टर से।
और जैसे किसी को एक्टर को इंजरी है बैक में या हाथ में, तो कैसे उसको अवॉइड करें। तो बड़ा मतलब ये पिक एंड चूज़ बड़ा डिफ़िकल्ट था ये, पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रेसलिंग है वो ओरिजिनल है। फिल्म के अंदर आपको मिट्टी की कुश्ती दिख रही है, आपको मैट की ओलंपिक रेसलिंग दिख रही है और MMA दिख रही है। MMA के अंदर भी जितने रेसलर्स थे वो सारे ओरिजिनल थे। और सलमान सर ने एक ही फिल्म के अंदर 3 अलग अलग रेसलिंग के पार्ट किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। कर सकते थे। दूसरा कोई एक मतलब करता तो उसको बहुत तकलीफ जाती, मैं ये कह सकता हूँ। ये नहीं कहूँगा दूसरा नहीं कर सकता, पर बहुत चैलेंजिंग रोल था। सलमान सर ने एक पहलवान का किरदार बखूबी निभाया, एक्टिंग के हिसाब से भी, एक्सप्रेशन के हिसाब से भी, और जो मूव्स करने थे उसके हिसाब से भी। और अनुष्का शर्मा जी ने भी रेसलिंग के बहुत अच्छे मूव्स करे। लगता ही नहीं है कि मतलब एक एक्टर एक एक्ट्रेस उसको कर रही है, लगता है कि प्रोफेशनल रेसलर कर रही है। अगर आप उस क्लिप को किसी एक नॉर्मल आदमी को दिखाएंगे जो अनुष्का को नहीं पहचानता है या सलमान सर को नहीं पहचानता है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि एक रेसलर कर रहा है या एक एक्टर कर रहा है। मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि वो बिल्कुल रेसलर ही लगते हैं। तो ये तो बात होगी बॉलीवुड की, तो बात होगी कि जो फिल्म में दिखाया। अब बात करते हैं जगदीश भाई, जो एक्चुअल में आपका जो अखाड़ा है, अब यहाँ पे आपके हर टाइप के बच्चे आते हैं आपके पास, आपसे सीखने के लिए आते हैं। तो जो इनकी जो डाइट होती है, आप इनको कुछ बताते हैं आपको कैसे क्या खाना है, आपको कैसे, इसकी कोई स्पेशल डाइट होती है एक अच्छे रेसलर बनने के लिए, या कि कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, देखिए रेसलिंग जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन खेल है। हालांकि स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, हर एक स्पोर्ट्स के अंदर डिसिप्लिन पहले है। कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, कब आपको खाना खाना है, और कितनी क्वांटिटी में खाना है और क्या खाना है। तो एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ रहती है। और अभी तो मॉडर्न स्पोर्ट्स हो गया है, सब चीज़ें कैलकुलेशन में है आपकी, कि आपने कितना प्रोटीन खाना है, कितने कार्ब्स खाने हैं, कितना फैट खाना है। और क्योंकि आपने जीतना है, आपको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो जीतने के लिए ज़रूरी है। तो अभी जो घी दूध वाली हमारी जो डाइट थी वो अब फूड सप्लीमेंट्स की तरफ चली गई है। अब हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर खिलाड़ी फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है तो वो उतना करते हैं। और फिर वीडियो एनालिसिस है, फिर आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जो आपकी इंजरीज़ को ठीक करे, प्रॉपर आपकी स्ट्रेचिंग करा पाए। और अगर कोई मसल्स वीक हैं तो उसके लिए वो एक कस्टमाइज प्लान बनाए कि भाई किस तरीके से आपने अपने मसल्स को डेवलप करना है जो आपके वीक मसल्स हैं। फिर आपको एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर चाहिए, एक अच्छा डाइटिशियन भी चाहिए जो आपको गाइड करे कि टाइम टू टाइम आपने क्या क्या चेंजेस लाने हैं अपने डाइट के अंदर, क्योंकि आपके पास साल भर आपको लगातार कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं। तो एक जैसा आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कभी आपकी परफॉर्मेंस अप जाती है, कभी डाउन जाती है। और फिर आपको पीक लेवल कैसे हासिल करना है, तो पीक परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए आपके पास टीम चाहिए। आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा डाइटिशियन चाहिए, अच्छा फिटनेस ट्रेनर चाहिए, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, कि जब आप ओलंपिक पोडियम पे हों और आपको एक दिन में 5 बाउट्स लड़नी है, तो आप मेंटली मतलब जो है आप डरे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहें। जो इंडियन क्रिकेट टीम के पास है, 5 लोग इंडियन क्रिकेट टीम के पास। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे गाइस, कि इन्होंने कहा कि वो दूध घी वाली जो डाइट होती थी वो फूड सप्लीमेंट से बदल गई। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि फूड सप्लीमेंट सेफ नहीं है, फूड सप्लीमेंट, मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे ख्याल से ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो कोई एक स्पेसिफिक फूड सप्लीमेंट्स आपको लगता है जो रेसलिंग में या स्पोर्ट में हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें? और एक तो ये सवाल हो गया, और दूसरा सवाल डोप टेस्ट के बारे में। लाइक मैंने कई लड़के देखे हैं, रेसलिंग में कम है शायद, लेकिन क्योंकि उनका गोल एस्थेटिक नहीं है, क्योंकि एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट जो ड्रग होती है वो हमेशा आपको एक एज देती है। तो इसका क्या रोल है रेसलिंग में एनहांसमेंट ड्रग्स का और सप्लीमेंट्स का? आप कौन से सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं? और दूसरा आपका मानना डोपिंग कि आपको क्या लगता है कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, मेरे को लगता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए, या ये हेल्प करता है, नहीं करता रेसलिंग की स्पोर्ट? देखिए, रेसलिंग में सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सब ना गाँव से देहात से आते हैं, तो उनका एजुकेशन लेवल कम होता है। तो वो देखते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी क्या खा रहा है, या फिर आप दुकानदार के पास गए, उसने जो सप्लीमेंट दे दिया या जो स्टेरॉइड दे दिया वो खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा खिलाड़ियों को कि उनकी जो खुद की अवेयरनेस है, खुद की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, और वो जो भी चीज़ खा रहे हैं उनको पता होना चाहिए इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है। तो सबसे बेसिक उनका ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स में आप डोप खा के, स्टेरॉइड्स खा के या बैंड सब्सटेंस खा के जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका डोप टेस्ट होना है। आप भी खुद बॉडी बिल्डर हैं, आपको पता है इस बात का कि आप मतलब बैंड सब्सटेंस खा के जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका डोप टेस्ट होगा, तो आप फंस जाएंगे, आपकी जो लाइफ है वो बेकार हो जाएगी, आप पे बैन लग जाएगा। अभी नरसिंह यादव वाला मामला था, उससे हमारे देश के खिलाड़ियों को सीखना चाहिए
कि अगर आपके खाने में कोई कुछ मिला देगा तो उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि नाडा की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी बैंड सब्सटेंस आपकी बॉडी में मिलता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो आपने खुद खाया है या दूसरे ने किसी ने आपके खाने में मिला दिया है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खिलाड़ी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या खा रहे हैं, किस सोर्स से खा रहे हैं, और वो ओपन स्पेस में रखा हुआ है, बंद स्पेस में रखा हुआ है, कहाँ से आ रहा है, ये आपने चेक करना है। तो हर एक खिलाड़ी की नोबल जिम्मेदारी है वर्ल्ड वाइड कि वो जो भी चीज़ खाए वो बैंड सब्सटेंस ना हो, अवेयरनेस हो, इतना उसको जानकारी होनी चाहिए कि भाई अगर मैं ये खाऊंगा तो इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जिससे कि मैं डोप टेस्ट में आ जाऊंगा। लगता है रेसलर्स लेते हैं मतलब कोई परफॉर्मेंस? देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कभी भी क्लियर नहीं था। दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तरफ एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा काम कर रही है, देश के अंदर नाडा काम कर रही है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम कर रही है, और खिलाड़ी और साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो पिछले 2 ओलंपिक्स के मेडलिस्ट हैं उनको उनके मेडल्स उनसे वापस लिए गए हैं। उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे वाडा अपनी जो लेबॉर्ट्री है उसमें जो टेस्टिंग की जो वो हैं मेथड्स हैं उनको वो और इम्प्रूव कर रहे हैं। मेडल्स उनसे इसलिए ले गए थे क्योंकि वो पॉजिटिव डोपिंग में हाँ, उस जब उनका 2008 और 2012 लंदन ओलंपिक्स के अंदर जब उनका डोप टेस्ट हुआ उस टाइम पे वाडा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस टाइम पे उन खिलाड़ियों को पकड़ लेते। पर आज क्योंकि उनका सैंपल को प्रिजर्व किया गया था, आज जब उनका सैंपल दोबारा चेक हुआ तो पता लगा कि उन्होंने बैंड सब्सटेंस लिए थे। तो ये एक मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ियों को कि आप बैंड सब्सटेंस ना यूज़ करके फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करें और नेचुरली खेल को खेलें, क्योंकि देखिए खेल के अंदर नेचुरली ही आप जीत सकते हैं, आप चीट करके नहीं जीत पाएंगे। जीत भी गए तो पता लगा, अब तो देखिए अब वाडा ने एक गाइडलाइन बना दी है कि अगले 10 साल तक वो आपका सैंपल प्रिजर्व करके रखेंगे। अगर आज आप चीट करके जीत भी गए, पता लगा कि अगले 5 साल बाद जब आपका डोप टेस्ट जो आपका सैंपल है वो दोबारा से चेक हुआ और आपने बैंड सब्सटेंस यूज़ किया था तो आप पकड़े जाएंगे। तो अल्टीमेटली मतलब आपको स्टेरॉइड या चीटिंग आपको फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान ही पहुंचाएगी। तो मैं यही कहूँगा देश के युवाओं को, खिलाड़ियों को कि वो जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो लें, कोई भी बैंड चीज़ें ना लें और दूसरों की बातों में ना जाएं। अगर कोई खिलाड़ी गलत चीज़ खा रहा है, स्टेरॉइड खा रहा है, बैंड सब्सटेंस खा रहा है, तो उनको ना खाएं, क्योंकि देखिए भगवान ने हमारे को शरीर दिया है नेचुरली सब चीज़ें करने के लिए। अगर हम अननेचुरल चीज़ें करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आएगा और हमारी बदनामी भी होगी, वाडा पकड़ लेगी, नाडा पकड़ लेगी। तो फूड सप्लीमेंट्स की आपने बात करी जगदीश जी, कौन से फूड सप्लीमेंट्स आपको लगता है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को हेल्प कर सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में अभी इस तरीके की ना कोई भारत सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस नहीं है और ऐसे मेजर्स नहीं बनाए गए हैं कि ये फूड सप्लीमेंट सेफ़ हैं। हालांकि अभी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके लेबलिंग आने लगी है आजकल फूड सप्लीमेंट्स पे। तो ये काम अच्छा हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि FSSAI का टैग जिस पे लगा हुआ है वो समझ लीजिए कि वो सेफ़ है, उसके अंदर कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है। फिर भी एक खिलाड़ी को जब वो सप्लीमेंट खरीद रहा है तो बिल लेना चाहिए, जैसे कि अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ मिलती है तो वो जाके क्लेम कर सकता है और उस पर FSSAI का सैंपल जरूर देखे, मतलब लेबल जरूर देखे कि वहाँ से उस पर लेबलिंग अगर हुई है, एक नंबर भी होता है तो वो सेव करता है आपको, एक खिलाड़ी को भी सेव करता है, एक आम आदमी को करता है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो फूड सप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है वो कम से कम मैं कह रहा हूँ 2000-3000 करोड़ की होगी, क्योंकि गली गली में दुकानें खुल रही हैं और वहाँ पे चीटिंग भी ज़्यादा है, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड फूड सप्लीमेंट्स लें। आप नेट के ऊपर जाएं, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से ब्रांडेड सप्लीमेंट्स हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सप्लीमेंट नहीं बनता, आपको ही पता है कि जितनी भी जो फूड सप्लीमेंट्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं उसका कच्चा माल बाहर से आ रहा है, यहाँ पे आके खाली लेबलिंग और पैकेज हो रहा है जी। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी ऐसी हमारे पास फैक्ट्रीज़ नहीं है, ऐसी लेबोरेटरीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे प्रोटीन बना पाएँ। वो सब दूसरी कंट्रीज़ US से, कनाडा से, इंग्लैंड से बन के आता है। वहाँ से ये होता है कि कई बार कच्चा माल मंगा लेते हैं यहाँ पे कंपनीज जो हैं और उसको फिर अपनी लेबलिंग करके बेच देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ब्रांडेड खाएं, वो हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो, पर उसमें आप देखें कि उसके ऊपर FSSAI का अगर वहाँ पे लेबलिंग हुई है तो वो सेफ़ है। और अपने आप को अवेयर रखें। नेट के ऊपर आप हर रोज़ एक नया सप्लीमेंट आता है, उस सप्लीमेंट के बारे में पढ़ें, जानकारी लें, डाइटिशियन से पूछें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। अवेयरनेस। तो जगदीश जी लास्ट चीज़ बात जाते हैं, मुझे आप ये बताइए कोई मैसेज आप
युवाओं को देना चाहेंगे कि अगर कोई रेसलिंग ज्वाइन करना चाहता है, उसको अगर रेसलिंग सीखनी है एज ए स्पोर्ट, उनको सुल्तान बनना है, तो यहाँ पे उनका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस विल पुट द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस। आप यहाँ आ सकते हैं। जगदीश जी बहुत बिजी रहते हैं, बट आप उनके पास टाइम हो तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। काफ़ी लोग आपको हेल्प करने वाले मिलेंगे, बट अगर आपको कुछ सीखना तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये तो होगी बात रेसलिंग की। आप आपकी तो इतनी लेगेसी रही है रेसलिंग के लेके, आपका पूरा परिवार ही लेजेंड्स का है। जैसे मैंने गाइस इन्होंने अपनी सिस्टर की बात करी थी, अगर आपको याद हो, अगर आपको चंदगी राम जी के बारे में नहीं पता, बट आपको इनकी सिस्टर के बारे में जरूर पता होगा, जगदीश जी की, जो बिग बॉस में कौन से सीजन में थी वो? बिग बॉस सीजन तो मुझे याद नहीं, शायद चौथा या पांचवा था, 4th 5th सीजन में थी वो रेसलर, बहुत फेमस थी वो, मेरे ख्याल 2-3 हफ्तों के लिए थी वो। हाँ जी, हाँ जी। वो आपको याद होगा। तो कोई ऐसा मैसेज आप युवाओं को देना चाहेंगे कि रेसलिंग के स्पोर्ट के बारे में या फूड के बारे में, डाइट के बारे में, कि वो आगे बढ़ सकें? देखिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं जो हमारे युवा साथी हैं और जो बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, मैं और जो माँ बाप हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है। आज की जो दुनिया है, आज का जो यूथ है, वो सारा सोशल मीडिया पे लगा रहता है, मोबाइल और फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, जो आपको अच्छी लगे। किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, वो बैडमिंटन खेले। किसी को एथलेटिक्स अच्छा लगता है, वो एथलेटिक्स करे। किसी को अगर टेबल टेनिस अच्छा लग रहा है, वो टेबल टेनिस खेले। किसी को बॉडी बिल्डिंग अच्छी लगती है, बॉडी बिल्डिंग करे। और किसी को रेसलिंग अच्छी लगती है, सुल्तान बनना है, तो यहाँ चंदगी राम अखाड़े में आए। हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमें खुशी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रेसलिंग में आए, सीखें। क्योंकि रेसलिंग को आप प्रोफेशनली ना लें, रेसलिंग को आप एज अ हॉबी लें। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन शुरू हो। लोग मतलब एज अ हॉबी जाएँ, मतलब एज अ हॉबी जाएँ कि मतलब आपने ना उसको एंजॉय करना है। जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं गली के अंदर, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो खाली स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं वैसे ही कहूँगा कि आज का जो यूथ है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है। पसीना आना ज़रूरी है। जब तक स्वेटिंग नहीं होगी तब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपका। आप पार्क में जाके एक्सरसाइज करें, आप जिम में जाएं, आप अखाड़े में जाएं, आप किसी एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करें। प्रोफेशनली करना चाहते हैं स्पोर्ट्स, वेल एंड गुड है। अब आप कहेंगे प्रोफेशनली से फ़ायदा क्या होगा? प्रोफेशनली अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आप देश सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं उसको ऐसे कहूँगा कि देखिए, आज 125 करोड़ भारतीय हैं। हमारे 2 मेडल आए रियो ओलंपिक्स में। उन दोनों महिलाओं ने दिखा दिया कि भाई, जब आप देश के लिए मेडल जीतते हैं तो पूरे 125 करोड़ भारतीय अपने आप को, उनका गौरव बढ़ता है, वो देश का गौरव बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री से लेके एक आम आदमी तक उनको बधाई देता है। तो आप एक तरीके से जब आप मेडल जीतते हैं भारत के लिए, तो आप देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो खेल को आप खाली स्पोर्ट्स ना लें कि आम चीज़ ना लें। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, मॉडर्न हो गया है। और जब आप मेडल जीतते हैं वर्ल्ड लेवल पे जाके, तब आपको पता लगता है कि किस तरीके से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको 10 से 12 साल लगते हैं प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट्स में आगे आने में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप खिलाड़ियों के ऊपर, एक मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप जो रियो ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं उनको आप 30 खिलाड़ी सेलेक्ट करिए और उनके ऊपर इंटरव्यूज़ करें, उनकी लाइफस्टाइल दिखाइए। आज के युवाओं को किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, किस टाइम खाना खाते हैं, किस टाइम रेस्ट करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बेसिकली आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। मैं ये कहूँगा, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, कुश्ती करें, जूडो करें, बॉडी बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, पर करें ज़रूर। बस इसी पे मैं एक बात ऐड करूँगा, अगर आप कोई भी स्पोर्ट पिकअप करेंगे, समाज सेवा तो खैर है ही है, लेकिन एक चीज़ जो आपको स्पोर्ट बहुत हेल्प करेगी, वो आपको डिसिप्लिन बना देगी लाइफ में। आप जो ये भटकते रहते हैं, दिमाग आपका स्टेबल नहीं होता, एक तो आपका दिमाग संतुलन हो जाएगा। आप अपने आप पे, यू विल बी मच मोर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, कि मुझे पता, आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा कि लाइफ में मुझे ये करना है। So thank you so much, जगदीश जी, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड करा। एंड गाइस, मैं अगेन I'm going to put a link in the description box. आपको आना है यहाँ पे सीखनी है रेसलिंग, you are more than welcome. And जगदीश जी is always there to help you. So as always, until we meet again, peace.